आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं, जो न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। जिसमें फेज फर्स्ट जो है मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। फेज सेकंड में मैंने यहाँ देखिएगा, जो फेज सेकंड है जिसमें मैंने जो 16 जनवरी 2021 का पेपर था उसे कंप्लीट कर लिया है। 17 जनवरी 2021 वाला इसे भी कंप्लीट कर लिया गया है। 18 जनवरी 2021 वाला भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। और जो अब स्टार्ट होने वाला है वो 20 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देना। ऐसे ऐसे करते हम पूरे 125 सीट को आपके सामने रखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम आपके सामने जो है ये 20 जनवरी 2021 का पेपर रखते हैं। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। चलिए, जो 20 जनवरी 2021 का पेपर हुआ था, उसमें जीके से संबंधित पहला क्वेश्चन जो ये दिया गया था 2020 का एक करंट अफेयर था कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कप प्रदान की गई। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कप दिया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि केएल राहुल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केएल राहुल को आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप प्रदान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा इसे भी, कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कप प्रदान किया गया। केएल राहुल ने 14 मैचों में 670 रन बनाए, जबकि आईपीएल 2022 का खिताब मुंबई इंडियन ने जीता था। आईपीएल 2020 का पर्पल कैप जो है ये किसने जीता, तो कगिसो रमांडा ने जीता था, काजा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संसूचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मापदंडों के अनुपालन की जांच करेगा। कौन सा है संचार, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि तरंग संचार बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि दूरसंचार विभाग ने 2 मई 2017 को मोबाइल टावरों और ईएमएफ उत्सर्जन में अनुशासन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए तरंग संचार एक वेब पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से लोग अपने इलाके में मोबाइल टावर के एडिशन की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करना। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है, भारत भी है, लेकिन श्रीलंका जो है ये ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल श्रीलंका बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछ रहा है सदस्य नहीं है की बात है, तो श्रीलंका यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स कहा जाए 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ब्रिक्स का विचार सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैक्सन नामक आर्थिक सलाहकारी संस्था के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। जनवरी 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस समय का एक करंट अफेयर है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे। अक्टूबर 2020 की जो जानकारी है उसके हिसाब से श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे ये कौन थे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोताबाया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोताबाया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है
क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो ये अखबार है, इसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मित्र कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार का प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजराती भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। यह साप्ताहिक पत्र था, जिसे प्रथम संपादक जो है ये मनसुख लाल नजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की सबसे पहले, यह आपको बताना है। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है ये एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एवं पहली आयरिश महिला थी। 1925 के कहा जाए कानपुर अधिवेशन में की गई अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यानी कहा जाए, जब सबसे पहले कहेगा कि सबसे पहली महिला कौन थी, तब आप कहेंगे एनी बेसेंट। लेकिन जब आपसे पूछेगा सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी, तब आप कहेंगे कि सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू। और ये जो है ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। सबसे पहले पूछेगा तो एनी बेसेंट, लेकिन जब भारतीय सबसे पहले पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताना है जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुबह मित्र हमारे बता रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने वर्ष 1835 में गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे, जिसने उनके कहा जाए विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का हिस्सा है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या पूछा जा रहा है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल परिवार को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को किस योजना के तहत एलपीजी गैस जो है ये दिया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उज्ज्वला योजना के तहत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। 1 मई 2016 को बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि जो प्रधानमंत्री ने अभी उस समय के करंट अफेयर के बारे में लिखा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की लेखक कौन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है ये राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
पढ़िएगा मित्र, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इंडिया डिवाइडेड जो ये किसकी पुस्तक है, तो राजेंद्र प्रसाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो ये किसकी है, ये जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन फिलोसफी जो है ये किसकी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। मदर इंडिया जो है ये कैथरीन मेयो की पुस्तक है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उस समय का ये करंट अफेयर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2020 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2020 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2020 में। पढ़ लीजिएगा इसे भी। दिए गए विकल्पों 2020 में जॉर्ज फर्नांडिस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने 119 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जिसमें 17 जो है ये पद्म विभूषण से, 10 जो है ये पद्म भूषण थे और 102 जो है ये क्या थे, पद्म श्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या कहा जाए मेटा नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या कह रहा है, असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि अटल पेंशन योजना, बिल्कुल सही आंसर होगा। अटल पेंशन योजना वाले जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़ लीजिएगा कि अटल पेंशन योजना यानी APY भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इस योजना का शुभारंभ जो है ये 9 मई 2015 में किया गया था। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में 100 से 5,000 तक रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो इस योजना में शामिल हो सकता था। यानी जब आप 60 साल से ऊपर हो जाएंगे या 60 साल जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी, तब आप जिस आधार पर पैसे दिए होंगे, तो चाहे 100 से 5,000 रुपये जो है ये प्रति माह दिया जाएगा। आप 18 से 40 के बीच में जितने भी पैसे दिए होंगे मित्र, वो 60 वर्ष की अवस्था पूरी हो जाने पर इस आधार पर पैसे दिए जाएंगे जितना आपने दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन या किस वास्तुकार ने तैयार किया था। नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है इसका डिजाइन जो है ये किसने तैयार किया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है इसकी डिजाइन जो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी लिखा गया है कि कलकत्ता
की डिजाइन जो है ये कहा जाए कलकत्ता का वास्तुकार जोन है ये कौन है? जॉब चरनॉक है। इंडिया गेट के सर एडविन लुटियंस है। संसद भवन के हावर्ड बेकर हैं। चंडीगढ़ के ली कर्बूसियर हैं और राष्ट्रपति भवन के सर एडविन लुटियंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी उस समय का करंट अफेयर है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय संयंत्र कहा जा शक्ति संयंत्र संचालन में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। उस समय जो है ये कितने थे? 7 थे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पढ़िएगा कि 2021 में भारत में 7 नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की कुल संख्या जो है ये कितनी? 22 थी। कितनी हो गई? 22 हो गई, जिसमें ये लिखा गया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है कि होमोसेपियंस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी लिनियस ने होमोसेपियंस शब्द का कहा जाए प्रतिपादन किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक कहा जाए कुछ साधारण नाम है, उनके सामने उनके वैज्ञानिक नाम है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल कहा जाए अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है ये किस शहर में स्थित है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लास बनोश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लास बनोश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है ये फिलीपींस के लास बनोस शहर में स्थित है। यहाँ पर कहा जाए चावल का जीन बैंक भी है। साथ ही यहाँ चावल की 1.25 लाख से भी अधिक कहा जाए ज़्यादा किस्में जो हैं ये मिलती हैं। इन्हें 100 देशों से इकट्ठा किया गया। इस अनुसंधान संस्थान को 1960 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है ये किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है ये किस शहर में स्थित है? जो भी मित्र बता रहे नई दिल्ली, बिल्कुल सही बता रहे हो, नई दिल्ली इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ये कला के क्षेत्र में शोध एवं शैक्षिक अनुसंधान तथा कहा जाए प्रसार का केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन पर स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे भी बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैगेलन जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि मैगेलन जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 1520 में स्पेनिश यात्री फर्डिनांड मैगेलन इस जलडमरू मध्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय था। ये जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी किनारों के साथ स्थित है। इसका कुछ भाग अर्जेंटीना में है और शेष भाग जो है ये दक्षिणी चिली में से लगा हुआ है। कुछ भाग जो है ये कहाँ है? अर्जेंटीना में, और शेष भाग जो है ये दक्षिणी चिली से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है, या आप सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है ये जी.वी. मावलंकर हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जी.वी. मावलंकर जो है मित्र ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि डॉक्टर वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम कहा जाए लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान 2021 में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। 17वीं नहीं अब 18वीं चल रही है, लेकिन अध्यक्ष जो है ये ओम बिरला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैसेज नहीं है? ऑफिस पैकेज नहीं है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ऑफिस पैकेज नहीं है, इसमें क्वांटम जो है ये ऑफिस पैकेज नहीं है। बाकी लिब्रे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 और VPS जो है WPS जो है ये सब जो है मित्र ये क्या है ऑफिस पैकेज है, लेकिन क्वांटम जो है ये ऑफिस पैकेज बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 को निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके किस उपलब्धि के लिए यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बात करें तो बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत एवं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? एशियाई शेरों का आवास जो है ये कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह आपको बताना है। तो गिर अभ्यारण्य जो है बिल्कुल सही है, ये कहा जाए एशियाई शेरों का आवास है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई शेरों के आवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। गिर को कहा जाए 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा प्रसिद्ध है गिर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक कौन है? पथेर पंचाली के लेखक कौन है? पथेर पंचाली के लेखक आपको बताना है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है मित्र? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे भी देखिएगा कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय बंगला के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे। वे अपने महाकाव्य कहा जाए पाथेर पांचाली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसके ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय एक लोकप्रिय फिल्म का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस समय का ही करंट अफेयर है। अक्टूबर 2020 में अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है ये कौन है? 2020 की बात कर रहा है, तो उस समय जो थे मित्र ये अमिताभ कांत थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। उस समय का वो करंट अफेयर था, अब का आप देख लेना। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? में से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो सिसिली बिल्कुल सही हो जाएगा। सिसिली जो है ये भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है सिसिली द्वीप के बारे में। भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जो इटली प्रायद्वीप से एसिना जलदस्यु के द्वारा अलग होता है। इस द्वीप पर एटना ज्वालामुखी स्थित है, यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम जो है ये क्या है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटेकम एस्टिवम। क्या हो जाएगा? ट्रिटेकम एस्टिवम जो है ये सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम हो जाएगा। यहाँ कुछ साधारण नाम लिखे गए हैं, उसके बाद उसके वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि इस सेट में मैथ और रीजनिंग जो है ये मिक्स दिया गया था, तो मैंने क्रॉप करके जीके से संबंधित जितने क्वेश्चन थे मैंने अलग से पीडीएफ क्रिएट कर ली है इसकी पीडीएफ, ताकि देने में आसानी हो और आपको रिवीजन करने भी आसानी हो। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर दे दूंगी, आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। गल्फ स्ट्रीम फिर खाली स्थान दिया गया है कि खाड़ी से निकलती है, किसकी खाड़ी से निकलती है यह आपको बताना है। तो याद रखना मैक्सिको की, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है ये मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है या उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है, या उत्तरी अटलांटिक महासागर के प्रवाहित गर्म पानी की प्रमुख महासागरीय धारा है। जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं गर्म जल धारा कहलाती हैं। देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि गर्म जल धारा जो है ये कौन जल धाराएं कहलाती हैं? जो उच्च अक्षांशों से कहा जाए, जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, कहा जाए जो निम्न से उच्च की ओर जाती हैं वह गर्म जल धाराएं कहलाती हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम जो है ये भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 कहा जाए 4/6 लेने वाली उच्च सघनता की यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस समय का ये करंट अफेयर है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? देखिए करंट के क्वेश्चन जो आए थे ये काफी ज्यादा इजी आए थे, तो कौन थे? बिल्कुल सही, जो भी मित्र बता रहे हैं श्री शक्तिकांत दास, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसे भी हम पढ़ लेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से आ रही 8 नवंबर की डाउन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को लूट लिया। इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस घटना में यह कहा जाए, इस कांड में चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फांसी दी गई थी। किनको कहाँ फांसी दी गई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप देखिएगा। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। अशफाक-उल्लाह खां को इनको फैजाबाद की जेल में फांसी हुई थी। रोशन लाल को इन्हें नैनी यानी प्रयागराज की जेल में फांसी हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा कहा जाए जेल में फांसी हुई थी। इन 4 लोगों को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है ये भागने में सफल हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा। याद रखना आर्यभट्ट बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रही है आर्यभट्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कहा जाए कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में सफलतापूर्वक जो है ये प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखा गया है, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे 2007 में नोबेल का कहा जाए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन सी संस्था थी, यह आपको बताना है। याद रखना इनका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। इसके लिए कहा जाए इनको क्या दिया गया था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इस संस्था को दिया गया था। वही बातें 2020 की कुछ बातें लिखी गई है, उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। किसका संबंध जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, यह आपको बताना है। न्यू डील इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादन जो है किसने किया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना जोन्स केपलर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब हम फास्ट करने वाले हैं। यहाँ लिखा गया है, जोन्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जैसे कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय वेग का नियम, परिक्रमण कालों का नियम जो है ये किसने दिया था, जोन्स केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो ये ब्राजील को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक प्रतिवर्ष 3 बड़ी संख्या में लिखा गया है देश ब्राजील है। वियतनाम दूसरे एवं इंडोनेशिया जो है तीसरे स्थान पर है। कॉफी उत्पादक में भारत विश्व का 6वां देश है। ब्राजील में कॉफी के बागवानों को फेजेंटा कहा जाता है। इसको देख लीजिए कि कितना उत्पादन करता है प्रतिवर्ष, इतना टन करता है, तो यानी बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर ना होकर के कहा जाए तो पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में स्थित है। प्रमुख बंदरगाहों की सूची दी गई है, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका बताना है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टकला मकान मरुस्थल जो है ये कहाँ है, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जाता है। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जो है किसको जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेनिस रिची को सी लैंग्वेज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डेनिस रिची। ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि सी लैंग्वेज एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय जो है ये डेनिस रिची को जाता है। इसका उपयोग यूनिक्स कहा जाए नामक प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की वरीयता दी गई है। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, मित्र से भी देखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनर कहा जाए मिनर्वा मिल्स 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया। कहा गया है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे जिसे मैंने आपके सामने रखा। देखिए मित्र, इस जो 20 जनवरी 2021 का पेपर हुआ था उसे फर्स्ट टिप्स में जीके से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे मैंने इसके अलग से पीडीएफ क्रिएट कर ली है और आपके सामने रखी है, क्योंकि इस पेपर में मैथ और रीजनिंग जो है ये मिक्स दिए गए थे। यानी कहीं कहीं मैथ दिया गया था तो कहीं कहीं रीजनिंग, कहीं कहीं जीके। तो मैंने क्रॉप करके एक अलग से पीडीएफ क्रिएट की। इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, ताकि आप पुनः इसे रिवाइज कर सकें। इस बुक में 125 सेट दिए गए हैं मित्र। इसे हम पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। करंट अफेयर भी नहीं छोड़ रहे हैं कि करंट अफेयर ये मत बोलो कि करंट अफेयर आपने स्किप कर दिया। जो 2020 का करंट अफेयर था उसे भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी पता चल जाए। तो फेज फर्स्ट जो है मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जो कि 28 कहा जाए दिसंबर में हुआ था। 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी। उसके बाद फेज सेकंड हम आपके क्वेश्चन जो है हुए थे उससे करवाया, जो 16 जनवरी को हुआ, 17 जनवरी को हुआ, 18 जनवरी को हुआ। अभी आपका हो चुका है 20 जनवरी वाला पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका स्टार्ट होगा जो आपका होगा 25 जनवरी 2021 का पेपर। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस क्लास से तनिक भी आपको बेनिफिट मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो कि एक लाइक से क्या होता है, लेकिन एक लाइक से बहुत ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं 25 जनवरी 2021 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उसे।